जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग ये एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 3 आया है बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स का, और इसमें जो है सेट नंबर आज हम लोग दूसरा डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सेट 1 कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहां पर सारे सेट का आपका पीडीएफ सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, और यह एक रिवीजन के तौर पर हम लेंगे और 150 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट एक है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको कहते हैं एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 2। सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? सुर्खियों में रहा हर्मिट जो है एक स्पाइसवेयर है। कौन सा है? स्पाइवेयर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। करें कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह कौन सा? चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ पर स्थित है? यह लद्दाख में। ठीक है, चांगथंग जो है यह लद्दाख में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर आपका यह 4। करें कि हाल ही में चर्चा में रहा वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह वर्धा जो है यह किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा की यह सहायक नदी है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में जो है कितना नंबर आ रहा है वो जरूर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यह कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं 23 जून को, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। नेक्स्ट एक है कि ओशनिक्स सिटी नाम का एक जो है तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ओशनिक्स सिटी नाम का जो एक तैरता हुआ शहर यह किस देश में स्थापित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। अगला है करें कि किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना की शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर होगा यह G7 ने। ठीक है, G7 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट करें कि EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य जो शहर है वह कौन सा है? तो यह विश्व का सबसे रहने योग्य शहर जो है वह वियना है, जो ऑस्ट्रिया का शहर है वियना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। करें कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10। करें कि बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 यह किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स कॉन्क्वेस्ट जो हुआ यह मंगोलिया में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और जिसमें जो है 16 देश के सेनाओं ने भाग लिया। यह मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। करें कि किस देश ने एससीओ देश के लिए सॉलिडेरिटी, ठीक है, सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा? यह चीन ने रखा है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12। करें किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक के जो है एक रिपोर्ट जारी किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किसने किया? यह आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13। करें कि भारत में यह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का एकमात्र जो संस्था है
वह कौन सा है? तो यह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है कौन? तो इसका राइट आंसर होगा यह एसबीआई। किसने? एसबीआई आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14। करें कि PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह सिंगापुर के। ठीक है, किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो यह सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? यह विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 37वां रहा। भारत का स्थान 37वां और शीर्ष स्थान पर पूछे तो यह डेनमार्क का रहा। किसका रहा? डेनमार्क का स्थान शीर्ष स्थान पर रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16। 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 16 नंबर देखिएगा, करे कि जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यह गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, पहला है दाब जो है बैरोमीटर, यह कथन क्या आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट है तापमान देखिए पायरोमीटर से एक उपकरण है जिसका उपयोग यह दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने में किया जाता है। वैसे तो तापमान का किया ही जाता है, थर्मामीटर से भी तापमान मापते हैं और भूकंप को सिस्मोग्राफ में, यानी कि कोई जोड़ा आपका गलत नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? तो बल के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है? तो पहला, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यह कथन क्या है? सही है। बल हमेशा यह वेग की दिशा, ठीक है, वेग की दिशा बदलता है। यह बल हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है। यह बल यह किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। बल हमेशा परिमाण को बदलता है। यह बल जो है हमेशा परिमाण को बदलता है। यह कथन भी क्या आपका यह सही नहीं है। कह रहा है कि बी और सी, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी सी सही नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? यह डी हो जाएगा। कौन सा? डी। ठीक है, कि बी और सी कथन जो है वह क्या है? सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19। 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि ध्वनि की प्रबलता यह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता जो है यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कंपन का आयाम द्वारा। ठीक है, कंपन के आयाम द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगले तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 20। करें कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड का निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनती है? तो यह हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन गैस आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है करें कि भारी बिजली गिरने के दौरान, ठीक है, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या सबसे अच्छा है? क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़की से दूर रहना सबसे बेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। करें कि लाल रंग वस्तु की लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग की जो वस्तु है वह लाल रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह लाल रंग को ही परावर्तित करती है। अगर जो है वह उजला दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि वह सारे रंग को परावर्तित कर दे रहा है। अगर ब्लैक दिखाई दे रहा है इसका मतलब वह सारे रंग को अवशोषित कर ले रहा है। और मतलब जिस कलर का वह वस्तु दिखाई देगा वही कलर वह क्या करता है? परावर्तित करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखें क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। करें कि एमकेएस प्रणाली में कार्य का इकाई क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में
कार्य का इकाई क्या होता है? तो यह भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य बराबर जो होता है यह बल इंटू विस्थापन, और कार्य की एक और इकाई जो है वह न्यूटन मीटर होता है। यह इसी को जूल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध, यह दो R1 और R2 समांतर क्रम में यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह क्या होगा? देखिए, जब समांतर क्रम में रहे तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है यह R1 R2 अब बटे क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, चूंकि समांतर क्रम में जब भी रहता है तो यह R1 प्लस 1 बटे R2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, और यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1, और जब उल्टा करेंगे तो यह 1 बटे R इक्विवेलेंट होता है ना, तो R इक्विवेलेंट ऊपर करेंगे तो यह R1 R2 बटे हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अगर यही जो है आपका श्रेणी क्रम में देता, ठीक है, श्रेणी क्रम में देता तो सिर्फ जो है R1 प्लस R2 कर देते और यही आपका क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 करें कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य जो होगा वह किस में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंग में। ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य की बढ़ती लंबाई के अनुसार सही क्रम जो होगा यह कौन सा होगा? पहला तो गामा किरण, कौन सा? गामा किरण, फिर एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, और उसके बाद जो होगा वह रेडियो, कौन सा होगा? रेडियो तरंगे। ठीक है, यानी इस तरंग की बढ़ती लंबाई तो सबसे अधिक जो हो जाएगा वह किसका हो जाएगा? रेडियो तरंग का। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है क्योंकि धातु एवं अधातु दोनों का गुण यह क्या करती है? प्रदर्शित करती है। और सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14, और इसका प्रतीक जो होता है वह SI से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है यह किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पोटेशियम का। कार्नेलाइट हो गया, पोटेशियम का अयस्क है, और जिसका सूत्र होता है KMgCl3 पॉइंट यह इंटू 6H2O होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो यह हीलियम के नाभिक में होते हैं तो यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बनते हैं, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 2 होता है। कितना? 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 करें कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी यह तकनीक का उपयोग जो होता है वह एक क्या होता है? मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो होगा वह कितना होता है? देखिए, यहाँ पे जर्मन सिल्वर, नाम तो सिल्वर से आता है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा होता है इसमें 50%, और जस्ता होता है इसमें 35%, और निकेल होता है इसमें कितना? 15%। यानी कि तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्रण से बनता है जर्मन सिल्वर, और इसमें सिल्वर का मात्रा 0% रहता है, यानी सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। करें कि हीरे के बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है कितना? तो 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। ठीक है, 200 मिलीग्राम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 1 कैरेट की बात करें कितना ग्राम अगर पूछे तो यह 0.2 ग्राम होता है, और मिलीग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 मिलीग्राम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धोने के
ठीक है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करेक्ट कि मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है। तो यह मास्टर्ड गैस का उपयोग यह किया जाता है रासायनिक युद्धों में। ठीक है। मास्टर गैस एक क्या है? जहरीली गैस है जिसका रासायनिक नाम जो होता है वह डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड होता है। और इसका प्रयोग जो है यह प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था मास्टर गैस का। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या बताए थे भी? यह डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? कौन जो है एक विस्फोटक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह जो है यह विस्फोटक नहीं है। इसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। अन्य सभी जितना भी है यह टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोराइड यह सारा विस्फोटक पदार्थ है। जबकि नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह क्या है? एक निश्चेतक है। जब देखते होंगे कि आप ऑपरेशन करता है तो यह रोगी को क्या करता है? बेहोशी में लाया जाता है। तो यह इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वह नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नीलहरित शैवाल ऑप्शन ए। ठीक है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 37 करें कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है? हमेशा एक समान बनाए रखता है। उसी को कहते हैं क्या? यह गर्म रुधिर वाले जंतु। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु। इसका तापमान जो है यह वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है वह फिक्स होता है। जैसे कि मानव का टेम्परेचर जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस, यह लगभग क्या है? फिक्स है। आलू है एक क्या? तो यह आलू है एक क्या है? तो यह जो आपका बताएंगे करें कि आलू है एक क्या है? तो यह आलू क्या है? यह एक कंद है। आलू जो है यह भूमिगत रूपांतरित तना जिसको कहते हैं कंद, क्या कहेंगे? कंद। वही आपका आलू क्या है? कंद है। अगर तना ऑप्शन रहता तना भी मार सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि पपीते में पीले रंग का कारण जो है वह क्या है? पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथिन। ठीक है, पपीते में यह उपस्थित कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण ही इसका क्या होता है? रंग पीला होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 करेक्ट कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो यह लसिका कोशिका किस में बनती है? तो यह मानव अंग में जो है लसिका कोशिका यह श्वेत रक्त कणिका यह होती है जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा होता है। और इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो यह लसिका ग्रंथि में लसिका कोशिका, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में भी बनती है लसिका कोशिका। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 करेक्ट कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी जो है यह कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 करेक्ट कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में यह पाचन प्रारंभ अगर पूछता तो यह मुख से होता है। और पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वह छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 करेक्ट निम्नलिखित में से किसका
आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है? किसका जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह B12 का होता है आंत के द्वारा, और विटामिन के का, ठीक है, ये दोनों का मनुष्य के आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पे 2 आंसर सही हो गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला है करें कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? यह इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? यह जस्ता। कौन सा? जस्ता आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के लंगरहैंस के द्वीपिका के बीटा कोशिका से क्या होती है? स्रावित होती है, और इसमें जस्ता उपस्थित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला जो अंग है वह कौन सा है? तो यह हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है, और इससे जो है लीवर में क्या होता है? सूजन और जलन हो जाता है। तो ये लीवर, इसका मतलब यकृत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह इम्यूनोलॉजी के जनक है? इम्यूनोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर को। चेचक के टीके की खोज भी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 47। करें कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार होता है जो होता है यह आपका गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है जो एक आनुवंशिक विकार होता है। नेक्स्ट आपका मैथ है 48 से लेकर के देखते हैं 48 49 सब क्या है? मैथ है। तो आप देखेंगे 10 गो तो मैथ है, उसके बाद आपका आ जाएगा 48 के बाद 58 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 59। करें कि दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह गोवा में किया जाएगा। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण जो होगा यह 10 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 तक चला था पणजी गोवा में, पणजी गोवा में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 60। करें कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में करेंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा DM कल्याणम, ठीक है, DM कल्याणम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। यह पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पूर्व चुनाव आयुक्त है अशोक लवासा, और इस पुस्तक में अपने पिता यह उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 62। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? यह बिहार ने, ठीक है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण जो हुआ था यह दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में के प्रगति मैदान में हुआ था, और इसका थीम जो था आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और 24 राज्य के प्रदर्शनी ने बिहार राज्य के यह पवेलियन ने क्या हुआ? स्वर्ण पदक जीता। इसको ध्यान में रखिएगा कि यह स्वर्ण पदक किसने? बिहार राज्य ने। नेक्स्ट करें कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र की गुणवत्ता आवश्यक शिक्षा प्रदान करना
ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया? ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया, यह किसने? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट करें कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 11वां यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 65 के बाद 66। 66 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करें कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? यह अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करें कि हाल ही में यह अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी? ठीक है, करें कि हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा द चैलेंज। कौन बना? द चैलेंज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा असगर वजाहत को। किसको? असगर वजाहत आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यह ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है किस राज्य के यह फिल्म वाटर वरियल, ठीक है, वाटर वरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? यह अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70। 70 नंबर प्रश्न पे ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 22वां फीफा विश्व कप 2022 में यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कतर में। कहाँ पे किया जाएगा? कतर। और 23वां फीफा यह फुटबॉल विश्व कप 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में, इन तीनों जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप वर्ष 2023 में जो होगा यह ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। और एक फीफा अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान से रखिएगा कि यह 2022 का जो फीफा विश्व यह कप है यह कहाँ पे होगा? यह कतर में, ठीक है। और 23वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा यह यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। और तीसरा पॉइंट बताए थे कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो 2023 में आयोजन होगा इसका, यह ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यह भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2021 से लेकर के 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यह यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा यह भारत को चुना गया। यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था यह 1946 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर आपका 72 ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय यह स्थापित के लिए जो है एक विधेयक पारित किया? यह शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 की बात करते हैं। यह थाने से चेन्नई, थाने से चेन्नई, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत है ना, तो यह कथन हो जाएगा गलत। करेक्ट कौन सा सुमेलित है? NH6 जो है, NH6 यह हजीरा, ठीक है, हजीरा से कोलकाता के बीच NH6 है।
NH8 की बात करते हैं तो यह दिल्ली से मुंबई, यह कथन क्या आपका सही है। NH44 यह श्रीनगर से कन्याकुमारी, आगरा से नहीं, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH1 की बात करते हैं तो यह दिल्ली से अमृतसर। NH2 दिल्ली से कोलकाता। NH3 आगरा से मुंबई और NH4 यह थाने से चेन्नई। NH5 यह जो है बेहरगोंड कोलकाता के पास है, वहां से लेकर के चेन्नई। NH6 हजीरा से कोलकाता। NH8 यह दिल्ली से मुंबई और NH44 जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यह खनन है और एक तरफ है खनिज। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा पहला है खनन क्षेत्र, ठीक है। और खेतरी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतरी तांबा के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के लिए, ठीक है, जादूगोरा यूरेनियम के लिए। तलचर जो है यह कोयला के लिए। और कुंद्रेमुख लौह एस के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखते हैं कौन में है। 4 3 2 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बी में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से भारत किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। भारत के किस स्थान पर यह न्यूनतम वर्षा होती है। यह लेह लद्दाख में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा लगभग 9 से 20 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 76। करें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कहाँ पर पाई नहीं जाती है। तो यह मध्य चिली में भी पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्य और दक्षिणी तट में भी, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, मोरक्को के नाइजीरिया, ट्यूनेशिया और उत्तरी क्षेत्र में, यह सब में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कराए किस में नहीं पाई जाती है, तो सब में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट चलते हैं। कराए कि अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। यह अराल सागर जो है यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। इसको अरल सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरल सागर। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर का बी सही आंसर है। उसके बाद 78 पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान की मृदा से आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो यह अल्फीसोल। कौन सा? अल्फीसोल। भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र जो है यह अल्फीसोल मृदा से क्या होती है? आच्छादित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 79। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। यह बोलिविया से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है, जबकि ब्राजील, पैराग्वे और चिली से मकर रेखा गुजरती है। देखिए मकर रेखा स्थित यह दक्षिणी अमेरिका के देश जो है यह चिली हो गया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से गुजरती है, जबकि जो बोलिविया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पिरेनीज पर्वत यह फ्रांस के स्पेन से अलग करता है, यह कथन क्या है? सही है। अल्पास फ्रांस को इटली से, और वाल्नेज यह पर्वत फ्रांस को जर्मनी से, और जूरा पर्वत यह फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। यह कथन सारा क्या है? सही है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है डोलड्रम क्या है। डोलड्रम क्या है? तो यह इसका राइट आंसर होगा यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, जिसको क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है करे कि कार्डमम की पहाड़ी यह दक्षिण भारत में है। आपका क्या है? सही है। कार्डमम की पहाड़ी यह तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर है। गिरनार की पहाड़ी यह पूर्वी भारत की पहाड़ी नहीं है। गिरनार की पहाड़ी जो पड़ता है वह गिरनार की पहाड़ी गुजरात में, ठीक है। तो यह कथन आपका क्या है? गलत है।
और गलत को ही करा चूज करने के लिए, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी जो है यह मध्य भारत का है, जो मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत का विस्तार भाग होता है। मिकिर की पहाड़ी यह पूर्वोत्तर भारत का है। मिकिर की पहाड़ी यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है, यानी मिकिर पे कहाँ पे है? यह असम में। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यह बी, चूंकि गिरनार पर्वत जो यह पूर्वी भारत का नहीं है, यह गुजरात का है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर जो होगा यह सबसे उत्तर में जो है, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे उत्तर में जो है वह कौन सा? झेलम है। उसके बाद चेनाब, ठीक है, चेनाब, उसके बाद राबी, ठीक है, राबी के बाद सतलज, ठीक है, राबी के बाद कौन सा? सतलज। तो झेलम, चेनाब, राबी और सतलज, इसका 1 4 3 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह पापीकोंडा नेशनल पार्क जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करा के 85, करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर के 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा यह 17.7%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन। 86 करा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, करें कि पहला है नागार्जुन सागर परियोजना, यह जो है कृष्णा नदी पर सही है। पोल्लावरम परियोजना गोदावरी पर सही है। इडुक्की पेरियार पर सही है। दुलहस्ती परियोजना यह झेलम नदी पर नहीं है। दुलहस्ती परियोजना यह चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में मिलते हैं? तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वह पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बी। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में मैंग्रोव वन जो है यह 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 0.15% पर क्या है? मैंग्रोव वन आच्छादित है। और भारत में मैंग्रोव वन यह पश्चिम बंगाल में ही जो है यह 2114 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कि यह भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? यह भारत सचिव जो बनाया गया था यह 1858 भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है करें कि बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करते हैं यह कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम यह अंतिम, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कांग्रेस अधिवेशन है और महत्व है, इसको मिलाना है। फैजपुर यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन यह पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग। कराची अधिवेशन यह 1931 मौलिक अधिकारों की मांग। और एक दिल्ली अधिवेशन यह 1923 में और यह विशेष सत्र में किया था। अध्यक्षता इसका अबुल कलाम आजाद और यह सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 3 2 4
1 3 2 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है, 1 3 4 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो पहला है, इनको भारत के कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से विभूषित किया गया था, यह कथन क्या है? सही है। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश की देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था, यह भी कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न करें कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये रही थी। सरोजिनी नायडू यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष से, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो यानी कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थी वह महिला में एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला कहे तब आपका एनी बेसेंट होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 89 के बाद आपका हो गया कौन सा? 92। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? यह लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन जो हुआ था 1838 में कलकत्ता में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे द्वारका नाथ टैगोर थे। द्वारका नाथ टैगोर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डच ने किया था। डच आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह बी सही आंसर होगा। निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? वास्तविक नाम और उपाधि। वास्तविक नाम और उपाधि। करे कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, यह कथन क्या है? सही है। और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दर्राने, ये भी क्या है? सही है। अली गौहर को शाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, यह सही है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, यानी कि यह सारा ऑप्शन सुमेलित है। करे कि कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर किसको लेंगे? यह ई को, और उपरोक्त में से सभी क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट करें कि अलबरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? अलबरूनी की किताब, यह किताबुल हिंद जो है यह किस भाषा में लिखी गई? यह अरबी भाषा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा के दत्ता, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 97। निम्नलिखित में से कौन यह एफजी सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीगेरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर करें कौन सा इस समिति का सदस्य नहीं था? यह रामचंद्र शुक्ल जो है इससे संबंधित नहीं था, जबकि महात्मा गांधी, डीजे रीड, हरि प्रसाद नारायण, ये सारे लोग इससे संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 98। करें कि भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष हुआ था? यह भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज यह रुड़की में जो स्थापित हुआ था, यह कब हुआ था? यह 1847 में इसका स्थापना हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था, और यह 21 सितंबर 2021 को इसका नाम बदल करके यह IIT रुड़की कर दिया। IIT रुड़की कर दिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर IIT रुड़की कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग, ठीक है, का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? यह हुआ था हंटर कमेटी का गठन जो हुआ था 1882 में, और उस समय था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा कौन सा? यह सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। करें कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कैप्टन ली ग्रैंड से हुआ था। कैप्टन ली ग्रैंड, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और यह कब हुआ था? यह 1756 से 63 तक चला था। इसका राइट आंसर होगा, और 1763 में यह
पेरिस की संधि से यूरोप ने सतवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह किसने किया था? कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना यह 1908 में सिएटल अमेरिका में तारक नाथ दास एवं जीडी कुमार ने, तो तारक नाथ दास एवं जीडी कुमार, इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा और इसीलिए से इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? कांग्रेस ने डफरिन के दिमाग का उपज कहा था, किसने कहा था? यह लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह कांग्रेस को यह डफरिन के दिमाग का उपज बताया था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 104, करे कि आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथों में था? यह महिला संगठन का जो जिम्मा था वह लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 105, करे कि 10 अगस्त 1920 को हुई यह सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? 10 अगस्त 1920 को हुई यह सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? यह खिलाफत आंदोलन से था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 106, करेक्ट निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाइए। स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह 1905 में और खुदीराम बोस को फांसी मिला था 1908 में और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। क्रम वाइज का राय सजाने के लिए तो यह 2, 3 और 1 हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906 और खुदीराम बोस को फांसी 1908 में। इसका राइट आंसर 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी आपका, बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन यह अनौपचारिक, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यह कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा पीसी रे, यह कम्युनिस्ट नेता नहीं था। ठीक है, पीसी रे जो है भारत में रसायन विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की जबकि जो है एस डंगे सिंगार, ठीक है, सिंगारवेलू और मुजफ्फर अहमद ये सब आपका कांग्रेसी नेता इन साम्यवादी नेता से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 108। 108 नंबर प्रश्न करें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? यह कांग्रेस के यह मद्रास अधिवेशन 1908 में, जो कि 23वां अधिवेशन था और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। इसी में जो है कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न 109, करें कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यह होम रूल लीग के अध्यक्ष जो था यह मजरुल हक था। कौन था? मजरुल हक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और मजरुल हक पटना के बंकीपुर में 16 दिसंबर 1906 को आयोजित यह होम रूल लीग सभा की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110, करें कि भागलपुर में यह 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित यह 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? यह राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। कि नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 111, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन विद्रोह यह पश्चिमी घाट में हुआ था? कौन सा विद्रोह जो है यह पश्चिमी घाट में हुआ था? तो देखिए कौन सा विद्रोह जो था वह पश्चिमी घाट, तो यह भील विद्रोह एवं रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। यानी भील विद्रोह और कौन सा, भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह यह पश्चिमी घाट में हुआ था। जुआंग विद्रोह, ठीक है, जुआंग विद्रोह यह उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। और एक है चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। तो कह रहा है कि कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? तो रामोसी और कौन सा भील। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा कौन सा?
ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा यह खां नुहानी को। किसको किया था? बहार खां नुहानी को, सॉरी दरिया खां नुहानी को किया था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, करें कि सिकंदर लोदी यह 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? यह दरिया खान नुहानी को किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1666 में इसका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 114। निम्नलिखित में से किसने यह संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? किसने लिखा था? यह राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने लिखा था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? यह गुलबर्गा के स्थान पर इसकी राजधानी बीदर किया था। यह किसने किया था? सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। किसने किया था? सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 115। 115 के बाद 116। 116 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। करें कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से यह किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? यह ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व जो किया था वह किसने किया था? देखिए 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। इसमें सभी धर्मों के यह धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया। इबादत खाने में एक बीबा एवं जो है मेसेंत रात ने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। यह एक बीबा, एका बीबा और कौन सा था? मोसेरात। ठीक है, ये दोनों ने जो है ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर जो कहा था यह किसने कहा था? यह एलिफिस्टन ने कहा था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नाम का पुस्तकालय की स्थापना किया? तो इसका राइट आंसर होगा यह जेबू निसा। ठीक है, जेबू निसा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? यह सांची के स्तूप का निर्माण यह किसने करवाया था? यह अशोक ने। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अशोक कला प्रेमी तथा कला संरक्षक भी कहलाता है। बौद्ध परंपरा से उसे यह 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया जाता है और सांची का स्तूप का निर्माण यह अशोक ने ही करवाया था। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी जो थी वह कौन थी? जैन धर्म की पहला यह महिला भिक्षुणी चंदना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 121 करे कि हड़प्पा है और क्षेत्र है संघोल पंजाब में, राखी गढ़ी हरियाणा, हुलास जो है उत्तर प्रदेश और प्रभास पाटन गुजरात। प्रभास पाटन गुजरात। तो सारा आपका सही सुमेलित है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 122 करे कि पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? पंचविश का संबंध जो है यह सामवेद से है। पंचविश का सामवेद से संबंधित है। ऐतरेय तथा कौशिक की ऋग्वेद से और यजुर्वेद की बात करें शतपथ एवं तैत्तिरीय और गोपथ जो है अथर्ववेद से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? यह डीडी, यह कौशाम्बी ने। ठीक है, करेक्ट, किसने मौर्य वंश के यह पतन का
कारण यह आर्थिक संकट बताया, यह डी कौशाम्बी ने बताया। ऑप्शन आपका यह कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 124 करें कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक यह टॉलमी ने लिखा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंश और कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और संस्थापक, राजवंश और नेक्स्ट गहरवाल वंश का यह चंद्रदेव, यह कथन तो क्या है? सही है। हुन का तोरमन, ये भी क्या है? सही है। कलचुरी का कोक्कल, ये भी सही है। यह चोल वंश का दंती दुर्ग नहीं है। चोल वंश की स्थापना जो किया था यह विजयालय ने किया था, ठीक है। जबकि दंती दुर्ग जो है यह राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का, बाकी सारा क्या है? सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न चलते हैं। करें कि 126 करें कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इनके क्या कारण थे? इनके क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा कृषि अधिशेष, लोहे की खदान, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, चारों जो है इसका कारण था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह कौन सा रहेगा? चारों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं कि किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया? मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसदौर के यशोधर्मन ने 527 में यह मिहिर कुल को परास्त किया था। इसको ध्यान में रखिए, कब किया था? यह 527 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 128 करें कि कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार का घटना इंगित करता है क्या? तो इसका इंगित करता है स्टैगफ्लेशन को, ठीक है। स्टैगफ्लेशन को, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार का घटना इंगित करता है स्टैगफ्लेशन का, ऑप्शन सी। वर्तमान में यह आरबीआई ने अपना मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? यह सीपीआई संयुक्त द्वारा, ठीक है। सीपीआई संयुक्त यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉफर कर्व। कौन सा? लॉफर कर्व, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 129 के बाद 130, 129 के बाद 130 के 131 हो जाएगा ना। 131 करें कि वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में यह मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर तेलंगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करें कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर किस राज्य का यह निवल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? यह तमिलनाडु का है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 133 कहे कि अस्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर यह जो है क्या है? तो कितना है? 3.9%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा वह कितना है? तो कृषि और संवर्धन क्षेत्र का हिस्सा जो है 18.8%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण क्षेत्र न्यूनतम है? तो सबसे कम जो है यह वनावरण क्षेत्र जो है यह शेखपुरा में। कहाँ पर? शेखपुरा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और शेखपुरा में वन जो है मात्र 1.1 वर्ग किलोमीटर है, 1.19 वर्ग किलोमीटर शेखपुरा जिले में। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 136
वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो यह देखिए, कैमूर में है 31.56 और जमुई में है 21.34। और बात करते हैं नवादा की, तो नवादा में है 20.72%। मुंगेर की बात करते हैं तो यहाँ पर 20.16% है। तो सबसे अधिक कैमूर में, उसके बाद जमुई, नवादा, फिर मुंगेर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में जो है 2020-21 में कौन सा जिला यह शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह प्याज के उत्पादन में यह जो स्थान प्रथम स्थान हासिल किया, यह कौन? नालंदा किया। ठीक है, नालंदा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया कि सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? यह किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपका अनुच्छेद 30 के तहत ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 139 करे कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं माना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेरुवारी। ठीक है, बेरुवारी बाद में इसको नहीं माना था। बेरुवारी बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, फिर केशवानंद भारती बनाम 1973 में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 140 करे कि निम्नलिखित पार्लियामेंट सुधार 1909 के प्रावधान में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? विधान परिषद के आकार में वृद्धि, यह कथन आपका क्या है? सही है। प्रांतीय परिषद की सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य का स्थान, यह नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 141 करें कि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? तो इसका राइट आंसर जो है वह किसमें दिया है? तो देखिए, केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्ति का बंटवारा यह 7वीं अनुसूची में है, और 7वीं अनुसूची इसमें दिया ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चौथी अनुसूची में जो है राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, 6ठी में है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध, और 8वीं में है भारत की मान्यता, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है मूल अधिकार। ठीक है, का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्टि करता है? मूल अधिकार का यह निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को यह बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, यह 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 144 करें कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक होती है? तो यह एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 145 करेक्ट निम्नलिखित संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, यह कथन क्या आपका सही है। और नेक्स्ट है करेक्ट कि पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह भी कथन क्या है? उत्तर लिखित तारांकित प्रश्न में नहीं दिए जाते हैं, और प्रश्न पूछा जाता है, इसमें लिखा है नहीं पूछा जाता है। तो 1 और 3 आपका सही आंसर है। 1 और 3 देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है? यह सी में है, और यही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 146 पे चलते हैं।
करेक्ट 146 नंबर करेक्ट। निम्नलिखित में से किन बलों पर यह दोनों सदनों ने, ठीक है, किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक, ठीक है। प्राइवेट मेंबर विधेयक में दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन से यह सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेक्ट निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा एक व्यय जो है यह भारत के संचित निधि पर यह व्यय नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता यह भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ता, ये सब जो है भारत के संचित निधि पर भारित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर का निम्नलिखित में से कौन यह अग्रता क्रम में जो है सही अनुक्रम है? कौन सा सही अनुक्रम है? देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश का 6ठा स्थान आता है, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य का 7वां, और यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का आता है यह 9 का कोमा, ठीक है, 9 का को, और मंत्रिमंडल सचिव का 11वां स्थान आता है। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। इसका देखेंगे 4 3 2 1 किसमें है? या ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो यह लोकसभा अध्यक्ष व सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का लास्ट है, करें कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 84, ठीक है। यह किसमें अनुसूचित जाति में है 84 और अनुसूचित जनजाति में है 47। तो 84 और 47 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह डी में है, और डी ही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ तक आपका सेट नंबर आज दूसरा समाप्त हुआ, और सेट नंबर 3 फिर जो है कल आएगा, सेट नंबर 3। और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को LEAD लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।